तो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से 10 सेक्टर अपन बांट सकते हैं, जिनमें से कुछ सेक्टर स्पेसिफिक राजस्थान के हैं, कुछ सेक्टर इंडिया के हैं, कुछ वर्ल्ड के हैं, यही है। और गणित और रीजनिंग है। उसको लिख देता हूं मैं उधर, क्योंकि लिखने के बाद समझ में सही आती है चीजें। इसमें मिटाएगा नहीं क्या? कैसे मिटेगा ये चीज? हाथ से? अच्छा, कहाँ मिट रहा है? ये नहीं सर, पूरा है। अच्छा, ऐसे तो 10 सेक्टर कौन से हैं? नंबर 1 भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं, ये 10 सेक्टर हैं जिनसे आप सब वाकिफ हैं। भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। भारतीय इतिहास के भी 3 पार्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। अभी कोई बच्चा बोल रहा था विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास प्रारंभिक स्टेज पे नहीं है, वो मेंस में है और बहुत कम पार्ट है विश्व इतिहास का, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है विश्व इतिहास का। मेंस में भी 4 ही टॉपिक है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा बीच बीच में। वैसे ये सब जनरल चीजें हैं, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन एक बार माइंड में फिट होना जरूरी है कि हमें फोकस कहाँ करना है। सिलेबस तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा कैसे मिलेगा आपको? इन्हीं चीजों से मिलेगा। पढ़ना आप भी जानते हैं, लिखना आप भी जानते हैं। मैं ये बता सकता हूं कि इसमें अपन को कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, किन को कम करना है। तो भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भारत के इतिहास की कोई मोटी सी किताब उठाते हैं, उसको पढ़ने बैठ जाते हैं, यही करते हैं ना। जबकि अपन को पहले सिलेबस देखना चाहिए, किसका कितना वेटेज है, प्रारंभिक परीक्षा में कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मेंस में क्या स्ट्रक्चर है, मेंस की स्ट्रक्चरिंग क्या है, भारत के इतिहास में से कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
वो पैटर्न अपन को समझना है। पिछले 4-5 सालों के पेपर अगर अपन देखेंगे तो अपन को खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्राचीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आधुनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर राजस्थान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को अपन फोकस करेंगे। अभी अपन प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, 200 मार्क्स की बात कर रहे हैं, 150 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अपन को दिमाग में मेंस को भी रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जो ये सिलेबस है, 10 सेक्टर हैं, उन्हीं में से मैथ रीजनिंग को छोड़ के बाकी 9 सेक्टर मेंस में हैं। वैसे की वैसे ही है, जैसा सिलेबस प्री का है वैसा ही थोड़ा बहुत इंटरफेयर है, बाकी चीज़ें वही है। भाई चंबल नदी अपन प्री में पढ़ेंगे तो मेंस में अलग थोड़ी हो जाएगी चंबल नदी, उसका उद्गम स्थल तो बदलेगा नहीं। तो वहाँ प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल लिखो 20 शब्द में, तो बदलेगी नहीं ना, चीज़ें तो एक ही रहेगी। तो इसलिए अपन को प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी साथ में करनी है, दोनों को इंटीग्रेशन के साथ पढ़ना है। बस फर्क ये है कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमें तथ्यों पर फोकस करना है और मेंस की तैयारी के लिए हमें कुछ सेलेक्टिव चीज़ें दिमाग में रखनी है कि मैं अगर राजस्थान की नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ रहा हूँ तो उस अपवाह तंत्र में से मेरे मुख्य परीक्षा में क्या आ सकता है, 20 शब्द में क्या चीज़ें आ सकती है, 50 शब्द में क्या आ सकती है और 100 शब्द में क्या आ सकती है। इस तरीके से अपन को दिमाग में सेट रखना है प्रत्येक चैप्टर वाइज। सिलेबस तो वही है, प्री का भी वही है और मेंस का भी वही है। मेंस में कुछ एडिशनल चीज़ें जुड़ जाती है। बाकी अगर अपन इन 9 सेक्टर को कवर कर लेंगे तो लगभग मेंस का 350 नंबर का स्कोर अपन इन्हीं प्री की तैयारी से कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर मेंस की हम बात करेंगे तो 4 पेपर हैं जीएस के, उसमें से पहले पेपर में फर्स्ट यूनिट में 75 नंबर की इतिहास आती है। अगर मेंस की हम बात करें इसी प्री के साथ तो पेपर फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में 75 नंबर की इतिहास आती है। इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था, वही पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकंड और 65 नंबर की आती है। भूगोल जैव विविधता, ये पेपर सेकंड में, यूनिट थर्ड 65 नंबर की आती है। राजनीति संविधान, पेपर थर्ड, यूनिट फर्स्ट और 75 नंबर की आती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेपर सेकंड, यूनिट सेकंड और 70 नंबर की आती है। समसामयिक घटनाओं का रोल सभी पेपरों में है, लगभग तीनों पेपरों में, क्योंकि आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी की भी समसामयिक चीज़ें आएगी 50 शब्द, 20 शब्द, 100 शब्द में। पॉलिटिकल साइंस की भी समसामयिक चीज़ें आएंगी, ऐसे इकोनॉमिक्स की भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी। पिछली बार ज्योग्राफी के तीनों ही बड़े क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। भू राजनीतिक समस्याएं, हेरिटेज साइट्स, ऐसे तो ज्योग्राफी का तो कुछ था ही नहीं, उसमें पूरा ही करंट था पिछली बार। तो इसलिए समसामयिक को साथ में लेके चलना है अपन को। कैसे लेके चलना है? पर ज्यादातर तैयारी करने वाले समसामयिक घटनाओं के लिए छोटी छोटी किताबें पढ़ने बैठ जाते हैं और बहुत सारी बड़ी तादाद में तथ्य रख लेते हैं कि आज ये खेल हो गया, आज वो पुरस्कार हो गया, फलानी किताब, डिम की किताब, ऐसी चीजें रखने बैठ जाते हैं। जबकि आरएएस की तैयारी करने के लिए ऐसी चीजें रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई अपन पुलिस कांस्टेबल की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, अपन तो बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अपन को तो मुद्दों पे चलना है, विश्लेषणात्मक चीजों पे चलना है। अपन को फैक्चुअल पे बिल्कुल ही नहीं जाना है, समसामयिक चीजों में। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमें प्री क्लियर करने के लिए बाकी के 8 सेक्टर पढ़े हैं और थोड़ा बहुत अपन करंट के साथ जैसे बड़ी बड़ी घटनाएं भी पढ़ लेंगे तो करंट में कुछ तो मिलेगा ही। इसलिए केवल करंट के पीछे नहीं पढ़े। ये स्ट्रेटजियां जो है वो गलतियां हैं अपनी, कि अपन पीछे पहले करंट के पीछे पड़ जाते हैं या मैथ रीजनिंग के पीछे पड़ जाते हैं। अरे मैथ रीजनिंग का मेंस में रोल ही नहीं है, अपन को तो मेंस भी तो क्लियर करनी है, केवल प्री करके ही पास होकर थोड़ी बैठना है घर पे। तो इसलिए अपन को कहाँ टाइम ज़्यादा देना है, कहाँ कम देना है, उन चीज़ों को साथ लेकर चलना है। तो अपन ये देखें मोटा मोटा कि अपन ये जो 8 सेक्टर है, जिसमें इतिहास भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई, साइंस टेक्नोलॉजी भी आ गई,
ये सब चीज़ें प्री में भी हैं और मेंस में। और इन 8 चीज़ों का सिलेबस अगर अपना कंप्लीट हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अपन को प्री में पास करने से रोक दे। बाकी 2 को छोड़ भी दे तो अपन, ये बैलेंस के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर 8 चीज़ें अपन ने मेंस के हिसाब से अच्छी तरह से कर ली तो अपन को कोई ताकत नहीं है जो प्री में पास होने से रोक दे। क्योंकि प्री का स्कोर कितना होता है, लगभग जनरल के हिसाब से भी आप मान लो तो हाईएस्ट पीछे 95 से ज़्यादा तो कभी कट ऑफ बहुत कम गई है, 95 से ज़्यादा कभी नहीं गई पिछले 1-2 साल में। और न्यूनतम अगर माने तो 75 से कम मत मानो, वैसे तो हो सकता है 1-2 कैटेगरी की गई हो, पर औसत अपन 75 से 95 मान सकते हैं। तो 75 से 95 नंबर अपन 8 सेक्टर से भी ला सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह ही छोड़ दो, इन 8 पे फोकस करो, पूरे सिलेबस को प्री और मेंस के हिसाब से कवर करो। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो कुछ जैसे बोरिंग हो रहे अपन पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटे इतिहास पढ़ लिया, अब दिमाग नहीं चल रहा है इतिहास में, तो 1-2 सवाल गणित के काट लो, रीजनिंग के निकाल लो, नहीं है। इसी तरीके से कुछ थोड़ी बहुत करंट का कोई इश्यू पढ़ लो। तो इस तरीके से इनको अपन साइड में लेके चलें दोनों को। बाकी अपनी जो स्कोरिंग चीज़ें हैं वो 8 ही है। तो प्री में इन दोनों को कम टाइम दें और 8 को ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि वो इंटरव्यू तक ही बेनिफिट देंगे अपन को। इंटरव्यू में कैसे देंगे कि जैसे मेरी ग्रेजुएशन में इतिहास है तो मुझे 1-2 सवाल इतिहास में इंटरव्यू में इतिहास के भी पूछे जाएंगे, मेरे पास पॉलिटिकल रहा है तो पॉलिटिकल के भी पूछे जाएंगे, हिंदी लिटरेचर रहा है हिंदी लिटरेचर के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से वो अपन को वहाँ साक्षात्कार में भी फायदा देगी चीज़ें। जब पढ़े हुए होंगे, जब कंसेप्ट समझे हुए होंगे तो अपन बता पाएंगे कि अशोक से हम आरएस बन के क्या सीख ले सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछेंगे साक्षात्कार में वो कि आपके पास इतिहास रही है, इतिहास तो पुराने ज़माने की चीज़ें होती है। एक प्रशासक को जो कि डिजिटल युग में जी रहा है, आधुनिक युग में जी रहा है, उसको इतिहास से क्या लेना देना, आप क्यों पढ़ाते हो इतिहास, क्या महत्व है प्रशासन में इतिहास का। तो इस तरीके के प्रश्न अपन को इंटरव्यू में भी पूछेंगे तो हमें कंसेप्ट क्लियर होंगे कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। एक प्रशासक को इतिहास को पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे अपन कि हम अशोक से क्या सीख सकते हैं, अकबर से क्या सीख सकते हैं, प्रशासन के एक प्रशासक के रूप में हम क्या सीख सकते हैं और उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अपन इंटरव्यू में फायदा देंगे। तो ये 8 चीज़ें जिनसे कि अपन मेंस में और लोगों से एडवांस बन जाएंगे, जब प्री के साथ ही इनको लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है? yes, हाँ। तो इनके लिए दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं, प्री में कुछ अलग कंटेंट पढ़ते हैं और मेंस में जाके दूसरा कंटेंट बदल देते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि प्री में कुछ इतिहास की अलग किताब पढ़ रहा था, मेंस में मार्केट में दूसरी किताब आई जो कि चमचमाती, उसको उठा लाया और पढ़ने बैठ गया। वो बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। आप प्री से पहले ही किताब चूज कर लो कि आपको पढ़ना क्या है, वही प्री में रहेगी वही मेंस में रहेगी, उसको बदलना नहीं है। क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को ज़्यादा बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम है और रिटन एग्ज़ाम के लिए दिमाग में पहले सामग्री होनी चाहिए, मसाला होना चाहिए दिमाग में, तभी जाके नीचे फिर डिस्प्ले हो पाता है वो। तो डिस्प्ले कब होगा, जब एक किताब खूब रटी हुई होगी, 4-5 बार पढ़ी हुई होगी, इस तरीके से पढ़ी हुई होगी कि उसके पन्ने ही फटने लग जाएं, तब जाके वहाँ मेंस में अच्छी तरह लिख पाते हैं अपन। तो इसलिए भाई ऑब्जेक्टिव चीज़ें तो क्या है, दिमाग में आधार अनुमान के आधार पे आंसर दे देता आदमी, लेकिन रिटर्न में नहीं दे पाता है। और बेसिकली इतिहास तो ऐसा विषय है जिसमें 20 शब्द के जो क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस के, उन 20 क्वेश्चन में आप 5 किताब भी पढ़ लो तो भी 5 के 5 सही नहीं होंगे 20 शब्द के, ऐसे गूढ़ प्रश्न उठाता है। तो वो चीज़ें भी मैं आगे मेंस में बताऊंगा कि उनका करना क्या है। इतना भी पीछे नहीं पढ़ना अपन को हाथ धो के, क्योंकि अपने दिमाग की भी एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है कि हम कितना याद कर पाते हैं।
हम बहुत ज़्यादा रखने बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा याद करने बैठ जाएंगे तो भी अपन पीछे रह जाएंगे लोगों से। तो इसलिए अपन को सेलेक्ट करना है चीज़ें। तो इनकी किताबें चूज कर लें। इनकी किताबों में मुख्य रूप से मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको कि इसमें क्या होता है। चाहे आप प्रीलिम्स देख लो, चाहे मेंस देख लो, अगर इतिहास की बात करें, अपन भारतीय इतिहास की बात करें, तो वहां स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी प्राचीन, मध्य और कला संस्कृति के क्वेश्चन कम आते हैं। तो भारत के इतिहास में हम दो तरीके से देख सकते हैं कि प्राचीन, मध्य और कला संस्कृति के लिए कोई छोटी किताब देख लें और मॉडर्न के लिए अपन बड़ी किताब देखें। क्योंकि मॉडर्न में मेंस में दो बड़े क्वेश्चन आते हैं और मेंस के बड़े क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बड़े क्वेश्चन अपने डावाडोल हो गए तो अपनी स्थिति डावाडोल हो गई, और बड़े क्वेश्चन मैनेज हो गए, छोटे खराब भी हो गए तो अपन पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि छोटे सबके ही खराब होते हैं, बड़े सबके खराब नहीं होते हैं। इसलिए बड़ों पे फोकस करना है अपन को। उसके लिए अपन को आधुनिक भारत को अच्छी तरह पढ़ना है, और अच्छी तरह पढ़ने के लिए अपन को बिपिन चंद्रा की किताब पढ़नी चाहिए। या तो बिपिन चंद्रा या BL ग्रोवर, दोनों में से एक किताब आप पढ़ सकते हो। आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा या BL ग्रोवर, दोनों में से एक किताब पढ़ लोगे आप, तो आपका प्री में भी काम हो जाएगा और मेंस में भी काम हो जाएगा। इसके अलावा कोई किताब मत पढ़ो, उसी को 5 बार पढ़ लो, आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ लो, उसमें भी आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। अगर आपके सिलेबस में कोई चीज़ किताब में नहीं है तो उसको छोड़ दो। पूरी किताब जरूरी थोड़ी है अपन को पढ़ना। किताब तो 1000 पेज की है, हो सकता है उसमें 2-4 चैप्टर ऐसे हो जो अपने उससे लिंक ही नहीं कर रहे हो। जैसे BL ग्रोवर की किताब में शुरू में ऐतिहासिक सिद्धांत वगैरह हैं, तो वो RS के सिलेबस में ही नहीं है, वो नेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए हम उनको क्यों पढ़े। तो इस तरीके से अपन उनको छांट सकते हैं, उनको हटा सकते हैं अपने मार्ग में से। वो बाधाएं हैं, उनको हटाना जरूरी है ताकि अपना टाइम बचे और अपनी मेहनत बचे। तो आधुनिक भारत में हो गया। इसके बाद अपन प्राचीन और मध्य को कवर करने के लिए NCERT की बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो छोटी होती है, सारगर्भित होती है, और अपन को इतना ही चाहिए। अपन को बहुत बड़ी बड़ी किताबें वहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राचीन और मध्य में से क्वेश्चंस कम आते हैं, प्री में भी कम आते हैं और मेंस में भी कम आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 1-2 साल से कला संस्कृति के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे, तो उसके लिए आप नितिन संघानिया की किताब पढ़ सकते हो, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति की। और उसमें भी जो सिलेबस में चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें अपने सिलेबस में है मेंस में, उनको आप छांट के उसमें से पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से 3 किताब अपन को इंडियन हिस्ट्री की हो गई। प्राचीन मध्य के लिए NCERT पढ़ लेंगे अपन, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा या BL ग्रोवर पढ़ लेंगे अपन, और कला संस्कृति के लिए नितिन संघानिया को पढ़ सकते हैं अपन। इसके बाद राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, इन दोनों का अगर अपन कंपैरिजन देखें, तुलनात्मक रूप से हम देखें प्री और मेंस में, तो यहाँ पे प्री में तो राजस्थान जीके के ज़्यादा दिखाई देते हैं अपन को क्वेश्चन, इंडियन के कम दिखाई देते हैं। लेकिन मेंस में अगर हम देखें तो राजस्थान के ज़्यादा दिखाई देते हैं और भारत के कभी कम आ जाते हैं। मतलब उल्टा पुल्टा हो सकता है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा वेटेज राजस्थान का रहता है। तो इसलिए अपन को राजस्थान को भी अच्छी तरह से देखना है। और राजस्थान के इतिहास के लिए अपन गोपीनाथ शर्मा की किताब पढ़ सकते हैं, और कला संस्कृति के लिए जयसिंह नीरज की किताब देख सकते हैं अपन। हाँ, हिंदी साहित्य अकादमी की ही है वो, जयसिंह नीरज की। वैसे हुकुमचंद जैन की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत थोड़ा बहुत अंतर होता है किताबों में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अपना फोकस ये है कि उस किताब जिसको अपन सेलेक्ट करें उसको अच्छी तरह पढ़े। भाई जैसे अपन देखेंगे अभिलेखों का चैप्टर देखोगे आप, तो अभिलेख तो एक ही है ना सब में, बिजोलिया अभिलेख वो उसी में भी है, इसमें भी है। लेकिन अपन को उस बिजोलिया अभिलेख में से क्या छांटना है, अपने 50 शब्द में उस बिजोलिया, वो तो 1 पेज में भी देगा बिजोलिया शिलालेख, पर अपन को 1 पेज थोड़ी याद करना है, अपन को तो 5 ही लाइन याद करनी है ताकि अपना 50 शब्द का काम हो जाए। यही तो चीज़ें देखनी है किताबों में से। अब बिजोलिया शिलालेख ऐसा टॉपिक भी नहीं है जिसको 100 शब्द में पूछा जा सके। 100 शब्द के लिए तो वाइबल ही नहीं है वो, तो या तो वो 20 शब्द में पूछेगा या 50 में पूछेगा। तो अपन 5 लाइन सफिशिएंट है अपने लिए। तो ऐसी किताब जिसमें बिजोलिया शिलालेख है, उसमें से अपन बिजोलिया शिलालेख की चीज़ें छांटेंगे, उसको हूबहू रटेंगे नहीं। वो तो बहुत सारी चीज़ें देता है,
वो तो आदम के ज़माने की चीज़ें दे देता है इतिहास में, पर उन चीज़ों को अपन को नहीं देखना, उसकी इंपॉर्टेंस को देखना है कि बिजोला शिलालेख क्या है, वर्ष क्या है उसका, किस वंश से संबंधित है, इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है उसका, वो चीज़ें देख के अपन को ख़त्म करना है उसको। तो इस तरीके से अपन सेलेक्टिव मोड पे चल लेंगे उसमें। तो राजस्थान का इतिहास हो गया। अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था सिलेबस में दी हुई है। विश्व का रोल कम है और भारत का ज़्यादा है। विश्व के तो एक दो ही टॉपिक हैं, विश्व के 2-3 टॉपिक है, जैसे वैश्विक आर्थिक संस्थाएं हैं, जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, WTO हो गया, ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा भारत का क्या रोल है वैश्विक परिदृश्य में, ऐसी चीज़ें हैं। भारत के आर्थिक संबंध दूसरे देशों से हैं, व्यापार, विदेश व्यापार, भारत की विदेश व्यापार नीति, ऐसी चीज़ें विश्व की है। टोटल विश्व का इकोनॉमिक्स नहीं है। इसके अलावा भारत का इतिहास ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत की इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसके लिए अपन रमेश सिंह की किताब पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है, UPSC के लिए भी चलती है। RS में भी कंसेप्ट को समझने के लिए रमेश सिंह की किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको मुद्रास्फीति अच्छी तरह मिलेगी, GDP अच्छी तरह मिलेगी, गरीबी बेरोजगारी के कंसेप्ट अच्छी तरह मिलेंगे, अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स अच्छी तरह मिलेंगे, उद्योग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, कृषि सेक्टर है, उसकी चुनौतियां हैं, उससे जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, वो सारी इंटीग्रेशन के साथ रमेश सिंह में है। इसलिए इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह किताब अच्छी है। पर इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसमें बेसिक कंटेंट पढ़ने से काम नहीं चलता। जैसे इतिहास में अपन सफिशिएंट ले लिया कि किताब ही पढ़ लो खाली, किया कि नहीं किया अपन ने डिसीजन, एक तरफा डिसीजन कर लिया कि केवल किताब पढ़ लो। लेकिन इकोनॉमिक्स में अपन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इकोनॉमिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो डायनेमिक चीज़ें हैं, बदलती रहती हैं। आज SGDP की दर कुछ अलग है, अगले साल कुछ अलग हो जाएगी। आज सर्विस सेक्टर की परसेंटेज कुछ अलग है, बाद में कुछ अलग हो जाएगी। थोक मुद्रास्फीति इस सप्ताह में अलग है, अगले सप्ताह बदल जाएगी। तो डायनेमिक चीज़ें हैं, मुद्दे भी बदलते रहते हैं, इसलिए उसके साथ करंट को साथ में लेना चलना पड़ेगा। अब करंट अफेयर्स को 2 तरीके से पढ़ते हैं लोग। एक तो फैक्चुअल पढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय रट लो, GDP रट लो, ये रट लो, तथ्य रट लो इकोनॉमिक्स के, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा करंट में भी, कि आज थोक महंगाई दर 8 साल में सबसे कम है, तो इसके हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेंगे और ये कम क्यों हुई है, कारण। भाई जैसे 50 शब्द में कोई पूछेगा अपन को, तो यही पूछेगा कि थोक महंगाई दर 8 साल में न्यूनतम स्तर रहने का क्या कारण है, 20 शब्द में, 50 शब्द में। तो अपन को कंसेप्ट में जाना पड़ेगा कि पहले तो थोक महंगाई दर समझ में आनी चाहिए, किस सूचकांक से नापते हैं, कैसे नापते हैं, किन किन चीज़ों का रोल रहता है, कितना परसेंटेज रहता है, अभी क्यों डाउन हो रही है, उसकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो अपना एक कंसेप्ट हो गया। इस तरीके से अपन को करंट को लेके चलना है, फैक्चुअल लेके नहीं चलना है। तो अर्थशास्त्र में पिछले 2-3 साल के पेपरों को अपन देखें, 65 नंबर की यूनिट है लगभग, तो उस 65 नंबर में 50% रेशो करंट का रहता है, 50 से भी ज़्यादा रेशो करंट का रहता है। बड़े किस्म तो सारे ही करंट के आते हैं। तो इसलिए अपन को करंट के जो मुद्दे चल रहे हैं इकोनॉमी के, उनको तैयार करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। अब करंट के लिए ऐसी कोई बुक नहीं है कि वो सेलेक्टिव बुक पढ़ ली अपने BL ग्रोवर की उठा के। तो उसके लिए अपन को बहुत सारी चीज़ें मैनेज रखनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, करंट को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, महीने में एक किताब लाते हैं, आती है कि नहीं आती है महीने में, उनको पढ़ने बैठ जाते हैं, अलग से उनके लिए टाइम निकालते हैं। तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हम डेली बेस पे चीज़ें रटें, डेली बेस पे चीज़ों को अपडेट रखें कि आज इकोनॉमी का कोई मुद्दा आया है या नहीं आया है। वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें समाचार पत्रों से मिलेगा। तो इसलिए एक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि भास्कर में इतने अच्छे ऑडिटोरियल नहीं आते हैं, राजस्थान पत्रिका की जो कंटेंट आता है, जो ऑडिटोरियल आता है, वो अच्छा होता है। इसलिए राजस्थान की स्पेसिफिक चीज़ें हम राजस्थान की पत्रिका से देख सकते हैं। इसके अलावा
हम कुछ वेबसाइट्स का यूज करेंगे, जैसे दृष्टि IAS की वेबसाइट है, विजन IAS की वेबसाइट है, इनसाइट इंडिया है। इन तीनों में से कोई सी भी वेबसाइट आप डेली बेस पे देखना शुरू करें, जिससे आपकी समझ विकसित होगी। डेली बेस पे आपकी समझ विकसित होगी कि इकोनॉमी में कौन सा मुद्दा चल रहा है, पॉलिटी में कौन सा मुद्दा चल रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कौन सा मुद्दा चल रहा है, एनवायरनमेंट में कौन सा मुद्दा चल रहा है। क्योंकि इन चारों जगह से मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें, बेसिक कंटेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो इकोनॉमी में दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेगी, करंट प्लस बेसिक। वहाँ करंट अपन पढ़ेंगे, उससे प्री का भी काम हो जाएगा, इसलिए प्री के लिए अलग से कंटेंट या कोई करंट अफेयर्स पढ़ने की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस के हिसाब से मैनेज करेंगे तो फिर प्री क्या चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स हो गया, रमेश सिंह की किताब प्लस करंट की जो चीज़ें हैं वो अपन अपडेट रखेंगे। राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब अच्छी है, बेसिक के लिए अच्छी है। करंट उसमें भी अपन को राजस्थान पत्रिका से अपडेट रखनी पड़ेगी कि इकोनॉमी में क्या नया आ रहा है, उद्योग क्षेत्र में नया, जैसे इन्वेस्ट राजस्थान समिट। अब इन्वेस्ट राजस्थान समिट ऐसी चीज़ है जो कि आने वाली परीक्षा में 50 शब्द में पूछा जा सकता है, 20 शब्द में भी पूछा जा सकता है और 100 शब्द में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ है, इकोनॉमी की चीज़ है, उसका प्रश्न पहले भी आया हुआ है और भी आ सकता है। तो इस तरीके से अपन अपडेट रखेंगे। भारत विश्व का भूगोल, पर्यावरण और जैव विविधता, ये ऐसा सेक्टर है RS मेंस के लिए विशेष रूप से जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। न इतिहास में इतने नंबर आते हैं, न इकोनॉमिक्स में इतने नंबर आते हैं, और न आपकी राजनीति विज्ञान में इतना नंबर आते हैं, न साइंस टेक में इतने नंबर आते हैं जितने नंबर भूगोल में आते हैं। तो भूगोल में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। अगर आदमी ढंग से लिखे, ढंग से समझ के उसको पेपर को मैनेज करे। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिछली बार 2018 में ज्योग्राफी में तीनों बड़ों क्वेश्चनों में 9 नंबर थे 10 में से। तो इसलिए अब उसका कारण क्या है, उसका कारण अपना डिस्प्ले है। ज्योग्राफी में ऐसे नंबर नहीं आते, डिस्प्ले से नंबर आते हैं कि अपन उस कॉपी में पेज पर क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब जैसे अपने 2018 में एक क्वेश्चन आया ज्योग्राफी का कि भारतीय पर्वतीय तंत्रों ने भारतीय मानसून की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तब उसमें अपन को डाइवर्सिफाई करना था चीज़ों को कि पूर्वी तट के पर्वतीय तंत्र, अपन पहले तो अपन को पता होने चाहिए कि पर्वतीय तंत्र कितने हैं भारत में। पूर्वी घाट की पर्वतमाला, पश्चिमी घाट की पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, पूर्वांचल की पर्वतमालाएं, हिमालय पर्वतमाला।